हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, लास्ट लेक्चर जैसा कि इंटरनेट इश्यू की वजह से हमें बीच में रोकना पड़ा था, तो मैं इस सेशन को वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन कर चुके थे, ये कर चुके थे, ये कर रहे थे। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, कि स्क्वायर प्लेट इज फॉर्मली अटैच्ड टू अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, वन एंड of a taut cord is attached to the point A of the plate and the other end is attached to a sphere of mass m. In the process, the cord gets wrapped around the plate. The sphere is given an initial velocity v0 on the horizontal plane perpendicular to the cord, which causes it to make complete circle of the plate and return to point A. Point A पे ये वापस आ जाती है। Find the velocity of the sphere when it hits point A again after moving in a circle on the horizontal plane. Also find the time taken by the sphere to complete the circle. ठीक है ना। Also find the time taken, यानी कि यहाँ पे दो चीजें बतानी है। एक तो वो जब ये वापस आएगा A पे कितनी वेलोसिटी से टकराएगा A पे, जबकि A से ही चला है ये v0 वेलोसिटी से। ठीक है, और ये भी बताने कि इसने इसमें कितना टाइम लिया है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको शो कर चुका था, इसलिए मैं इसको तुरंत स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसने क्या कहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है। तो भाई अगर ये स्क्वायर प्लेट है इस तरीके की, यहाँ पे इसको आप स्क्वायर प्लेट ले लो ऐसे। तो फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, ये पॉइंट जैसे कि ए है, ए पॉइंट से इस तरीके से ये डेफिनेटली 4a लेंथ होनी ही चाहिए, क्योंकि जब ये इस पर टकराएगी ऐसे तो चारों साइड पे रैप हो जाएगी, तो 4a लेंथ हमको चाहिए। तो यहाँ से इसको v0 वेलोसिटी से आपने हिट किया और ये ऐसे सर्कल बना के यूं यहाँ तक पहुँच गई। जब ये यहाँ तक पहुँची तो समझ लीजिए एक राउंड पूरा हो गया। ये वाली कितनी लेंथ है, 4a। तो जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4a तो रेडियस होगी इनटू π/2। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की है इस एम मास ने कितनी स्पीड से, v0 से। तो ये पहला टाइम लगा, इसको फर्स्ट टाइम लगा, ये पहली बार का टाइम इतना है। अब यहां पे सेंटर बन जाएगा, ये सेंटर बन जाएगा, तो अब ये वाली जो लेंथ है ना 3a, ये रेडियस का काम करेगी और ये बस 3a यूं जाके यहां तक यूं आ जाएगी। ये शायद पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से जाएगी ये। तो ये वाला जो दूसरा टाइम है, ये दूसरा टाइम कितना हो जाएगा, 3a की रेडियस है, ठीक है ना, और कितना एंगल चला है ये π/2। और चूंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स v0 रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो दूसरा टाइम होगा डिवाइडेड बाय v0। ठीक है ना। अब यहां से ये सेंटर बन जाएगा और ये 2a की लेंथ रह जाएगी। ये लेंथ कितनी रह गई, 2a। तो अब ये 2a वाली लेंथ यूं आएगी यहां पे ऐसे, इधर से यूं आएगी यहां पे 2a लेंथ, ये वाली लेंथ 2a आएगी। ठीक है ना। तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, 2a इंटू π/2। ये तो आर्क लेंथ हो गई और कितनी स्पीड से ट्रेवल किया गया है, v0 से। ये दूसरा टाइम हो गया। ठीक है ना। उसके बाद ये जो कोड है यहाँ पे, ये यहाँ से a रेडियस से आके यहाँ पे टकरा जाएगी। पहले 4a रेडियस, फिर 3a, फिर 2a और फिर a रेडियस। अब ये वाला टाइम कितना होगा, a इंटू π/2 डिवाइडेड बाई v0। ये टोटल टाइम हो गया। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो 4 और 3 7 और 3 10 π/2 इंटू v0, दिस इज 5π/v0। ये तो हो गया टाइम। तो जहां पे भी 5πa हो रहेगा यहाँ पे, ये लो 5πa/v0, ये तो टाइम हो गया अपना। ठीक। अब यहां पे एक चीज और देखिए, वेलोसिटी तो v0 ही रहेगी, क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो कहीं जा नहीं रही है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स होता है 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, इसलिए वेलोसिटी v0 ही होगी।
तो वेलोसिटी वी नोट से टक्कर मारेगा और कितना टाइम लेगा ये 5a 5 पाई a बाई वी नोट, ये अपना आंसर बन जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी। ठीक है, तो ये था अपना ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना है, ठीक है। बताइएगा कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर। 4 ऑप्शन भी दिए हैं मैंने। The rod AB is moving on a fixed circle of radius r with constant v, velocity v. ओके, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं क्या है। इसने बोला कि एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैं अगर यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूं इस तरीके का, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। और यहां पे एक लाइन है इस तरीके की, बड़े अच्छे से वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन है ये। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ये x बोल रहा है, तो मान लीजिए ये x हो गया और ये r हो गया, ये r हो गया। x की वैल्यू खुद ही बोल रहा है कितनी है, 3/5r। तो ये अगर 3/5 यानी कि ये तो 3 है और ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल 53 होगा अपने आप ही, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 53, अपने आप ही 53 आ गया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इस P पॉइंट की वेलोसिटी बताइए कितनी। अगर मैं इस y को लूँ, y को मान लीजिए ये y है, ये x है, ये r है, तो मुझे पता है कि x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये तो है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूँ, ठीक है ना, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं डी वाई बाई डी टी लिखूँ तो वो आएगा माइनस का x अपॉन वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे एक बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है ना, बहुत सोचने वाली बात है कि भाई ये डी वाई बाई डी टी एक्चुअल में है क्या। ये y के चेंज होने का रेट है, तो यही तो पार्टिकल की y डायरेक्शन की वेलोसिटी है। और ये चीज़ आ जाएगी माइनस का x अपॉन वाई, और माइनस का x अपॉन वाई यहाँ पे आ रहा है 3/4। x अपॉन वाई कितना आएगा 3/4। और dx बाई डी टी, dx बाई डी टी तो इसकी वेलोसिटी है ना जो ये आगे की तरफ है, और ये वाली वेलोसिटी कितनी दे रखी है v, तो ये वाली वेलोसिटी हो गई है v। तो दिस इज 3/4v, ठीक है ना। अब यहाँ पे सोचो, अगर ध्यान से सोचा जाए तो इस P पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट की। P पॉइंट की वेलोसिटी का किसी पॉइंट की ये वाली वेलोसिटी तो हो गई है v, ठीक है ना। और ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई है उसकी डी वाई बाई डी टी, ये हो गई 3/4v। तो अब आप खुद देखिए इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी ये वाली वेलोसिटी तो हमें पता चल ही रही है, ये वाली वेलोसिटी कितनी है उसकी v। तो ये v है और ये 3/4v है, दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा v का स्क्वायर प्लस 9/16v का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी 25v स्क्वायर बाई 16 और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 5/4v। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। देखिए अब 5/4v कितने वाले क्वेश्चंस में A ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे A ऑप्शन ही अपना करेक्ट ऑप्शन है,
ए ऑप्शन ही अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, जिसमें ये वाला हमें ध्यान रखना है कि ये वाली चीज़ भी हमको फ़ायदा दे सकती है। ये किसी टाइम पे एक्स है, ये वाई है, तो ये डी वाई बाई डी टी एक्चुअल में क्या वाई के कम ज़्यादा होने का रेट है, और वाई के कम ज़्यादा होने का रेट तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है। डी एक्स बाई डी टी क्या है, एक्स के कम ज़्यादा होने का रेट है, तो एक्स के कम ज़्यादा होने का रेट एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है। और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इस पूरी लाइन पे हर पॉइंट की सेम रहेगी। किसी भी पॉइंट को ले लो आप, किसी भी पॉइंट को ले लो, तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इस पॉइंट की ये वाली वेलोसिटी हमेशा v रहेगी। ये वाली वेलोसिटी हमने अभी अभी निकाल ली है, ये वाली, तो दोनों का रिजल्टेंट आ गया इतना, ये अपना आंसर है। अब उसने ये भी पूछा एंगुलर स्पीड कितनी है, तो भाई एंगुलर स्पीड के लिए तो v बाई आर करेंगे, तो वो 5/4 v बाई आर हो जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। ये थोड़ा इजी साइड का क्वेश्चन था, ये वाला देखिएगा। इस क्वेश्चन के लिए अगेन मैं आपको देता हूं 2 मिनट्स। 2 मिनट्स ट्राई करना है क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है ना। फाइंड टी, टाइम कितना आएगा ये बताना है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन है ये, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप रिलेटिव से ही करो, आप बिना रिलेटिव के भी कर सकते हो इसको। On a circular table, A and B are moving on the circumference. Man A runs behind man B to catch him. A runs with constant angular speed omega 1 with respect to table, and B runs at a constant tangential speed v2 with respect to ground. If it is found that the table rotates 30 degree in opposite direction in every 1 second, the initial angular separation between A and B is 30 degree. Then A catches B after t seconds. If omega 1 is equal to this and v2 is equal to this, and radius of the table is 3 meter, find t. टी बताना है कितना आएगा, ठीक है। हालांकि मुझे इसमें ऑप्शन देने चाहिए थे, पर ऑप्शन का क्या रिवर्स चेक भी हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं हो पाती। इसमें सब कुछ आपको खुद ही सोचना पड़ेगा क्या है।
ओके, चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का जिसमें दो तीन चीजें एक दूसरे के रिलेटिव चल रही हो, उसको बहुत आराम आराम से डायग्राम बनाना होता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, नॉर्मल वाली टेबल है, ठीक है ना। इसको इमेजिन करना पूरा कि क्या क्या हो रहा है। तो अगर नॉर्मल वाली टेबल को हम ऊपर से टॉप व्यू देखें, तो भाई मान लीजिए ये वाली टेबल है हमारे पास, इसकी टॉप व्यू हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। इस टेबल का सेंटर ये है, इस टेबल के बीच में ऐसे सर्कुलर पार्ट है कोई, इसको एक सर्कल ले लीजिए, उस सेंटर मान के इस तरीके से एक सर्कुलर पार्ट और ले लीजिए इसका, ये वाला मान लीजिए सर्कुलर टेबल है। और ये वाली टेबल ऐसी है जो मूवेबल है, ये तो ग्राउंड का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड, और ये मूवेबल टेबल है। ये यही बोल रहा है अब मैन ए रन्स बिहाइंड मैन बी। तो मान लीजिए यहाँ पे मैन ए है, यहाँ पे मैन ए है और बी के पीछे दौड़ रहा है, और ये बोल रहा है कि इट इज फाउंड दैट टेबल रोटेट्स 30 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन एवरी 1 सेकेंड। यानी कि टेबल खुद वापस रोटेट कर रही है, कितने से, ओमेगा ऑफ द टेबल इज 30 डिग्री पर सेकेंड, यानी कि π/6 रेडियन पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में टेबल रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि इनिशियल एंगुलर सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री। अगर एंगुलर सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी देखा जाए और 30 डिग्री है, तो मान लीजिए भाई ए तो यहां पे है और बी यहां पे है, तो बी इस तरफ दौड़ रहा है ऑन द टेबल। बाहर वाली टेबल पे बी इस तरफ दौड़ रहा है, अंदर वाली टेबल पे ए इस तरफ दौड़ रहा है। तो आप देखो ए थोड़ी देर में बी को पकड़ लेगा, क्योंकि बी यहां पे है और बी ऐसे दौड़ रहा है, ए यहां पे है वो इस तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये ए थोड़ी देर में बी को पकड़ लेगा और ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। लेकिन ए के साथ क्या पंगे हैं, ए उस टेबल पे दौड़ रहा है जो टेबल खुद पीछे की तरफ दौड़ रही है, कितने से, π/6 से। तो ओमेगा ऑफ ए का ओमेगा कितना है, ये बोल रहा है कि ए का ओमेगा, ये बोल रहा है ए रन्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू टेबल। टेबल के रिस्पेक्ट में ओमेगा 1 से दौड़ रहा है और ओमेगा 1 की वैल्यू यहां कितनी दे रखी है, 5π/6। बी रन्स विद कांस्टेंट स्पीड v2। अब मैं अगर ओमेगा ऑफ द बी निकालूं तो वो v2/r आएगा। अब v2 कितना दे रखा है, v2 दे रखा है यहां पे 3.14 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो आपका π/3 आ गया। v2 की वैल्यू 3.14 दे रखी है और रेडियस कितनी है टेबल की, 3, तो π/3 रेडियन पर सेकेंड, ये b की स्पीड आ गई ओमेगा की। तो अब आप देखो a का ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओमेगा a का कितना है। अब a इस टेबल पे 5π/6 से दौड़ रहा है आगे, लेकिन टेबल खुद π/6 से पीछे जा रही है, तो माइनस का π/6 कर दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4π/6, यानी कि 2π/3 रेडियन पर सेकेंड। 2π/3 रेडियन पर सेकेंड से ए उसकी तरफ जा रहा है और बी आगे जा रहा है। अब ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए का ओमेगा कितना है। अब आप देखो बी का ओमेगा कितना है, π/3, ए का कितना है, ये 2π/3, तो ये होगा कितना, बी पे अगर बैठ जाओ तो बी की तरफ इसका आ जाएगा 2π/3 माइनस π/3, यानी कि π/3 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि बी को अगर आप स्टेशनरी मान लो तो ए उसकी तरफ देखो भाई, ए का ज्यादा आ रहा है ना, 2π/3 आ रहा है ए का, और इसका π/3 आ रहा है, यानी कि जो b है वो तो π/3 से घूम रहा है और a उसके पीछे है वो 2π/3 से घूम रहा है, तो b की तरफ तो π/3 हो गया ना। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा जितना भी दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन है, दैट डिवाइडेड बाई ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, और वो कितना है, दैट इज π/3, सॉरी π/6, कितना है वो, π/6, ये है ना, ये रहा π/6। दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन कहाँ गया, कितना बता रहे, 30 डिग्री। दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन कितना है, 30। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 30 डिग्री। 30 डिग्री को π/6 ही तो लिखते हैं,
तो π/6 डिवाइडेड बाई π/3, तो आंसर इज 3/6, यानी कि 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड लगेंगे ए को बी को पकड़ने में, आप खुद देख सकते हो। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, जिसमें 2-3 चीजें एक साथ सोचनी पड़ती हैं। जिस चीज को हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया था, उसको हमने बाहर वाली टेबल पे ले लिया, और जो हमें विद रिस्पेक्ट टू टेबल अब घूमती हुई टेबल के रेस्पेक्ट में दिया था, उसको, उस पॉइंट को मैंने अंदर ले लिया, ताकि आपको ये समझा पाऊं कि देखो भाई टेबल पीछे जा रही है और इस टेबल पे ये आगे जा रहा है, तो ये आगे जा रहा है, टेबल पीछे जा रही है, तो फाइनली ये स्पीड इसकी निकल के आती है कि फाइनली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इतने से चल रहा है, और वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड π/3 से चल रहा है, तो एक π/3 से पीछे वाला 2π/3 से डेफिनेटली पकड़ ही लेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए, इसको भी बहुत ज्यादा ईमानदारी से करना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सारी चीजों को पढ़ के ग्राफ को भी देखना पड़ता है। लीगली इसमें आपको 2 मिनट लगनी चाहिए आंसर देने में, और ये मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकता है, तो आप सोचिए और क्या आंसर आता है देखिएगा। ठीक है, फटाफट बताइए मुझे। इस चीज में ध्यान रखना है ग्राफ में कि जो फोर्स और एक्स का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स बताता है, नीचे की तरफ रिपल्शन का फोर्स बताता है। हालांकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं बहुत बार, तो अगर फोर्स नेगेटिव निकल के आता है तो वो अट्रैक्शन का होता है, और फोर्स पॉजिटिव निकल के आता है तो उसको हम रिपल्शन का मानते हैं। जबकि यहाँ उल्टा कर दिया इसने ऊपर की साइड अट्रैक्शन दे दिया, नीचे की साइड रिपल्शन दे दिया। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है हमको आंसर उसी के हिसाब से करना है। ठीक है, चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन को क्या है। देखो भाई, जो इसने ग्राफ दिया उसको समझना बहुत ज़रूरी है पहले, क्योंकि अगर ग्राफ अच्छे से समझ आ गया तो अपना काम हो ही जाएगा। ठीक है ना। इसने जो ग्राफ दिया है वो ऐसा दिया है कि 2 पार्टिकल हैं, ये 2 पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर x है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे रिपल्शन का फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, वो ये ग्राफ बता रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ में ये वाला सीन दिया गया है। इस वाले पॉइंट को इसने x1 बोला है, इस वाले पॉइंट को इन्होंने x2 बोला है, इस वाले पॉइंट को इन्होंने x3 बोला है, और इस वाले पॉइंट को इन्होंने x4 बोला है। अब ये पार्टिकल है, मान लीजिए ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस फ्रॉम x1 टू x2, यानी कि दोनों पार्टिकल के बीच में, यानी कि अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है ना, अब नीचे की तरफ तो रिपल्शन है और ऊपर की तरफ अट्रैक्शन है, तो अगर हम x1 से x2 में जा रहे हैं तो फोर्स तो रिपल्शन का लग रहा है। तो भाई फोर्स कैसा है, पहली बार में रिपल्शन का, यानी कि A पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, B पे इस तरफ लग रहा है। ठीक है ना, और हम x1 से x2 की तरफ जा रहे हैं, एंड x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे को धकेल रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और उनके बीच का सेपरेशन बढ़ भी रहा है। ठीक, इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। ए बी को जिस तरफ धकेलना चाहता, बी उस तरफ जा रहा है,
बी ए को जिस तरफ धकेलना चाहता है ए उस तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव। और हम एक इक्वेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वर्क तो पॉजिटिव है लेकिन उसके सामने नेगेटिव लगाना, तो समथिंग इज नेगेटिव। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज नेगेटिव, दैट मीन्स U is decreasing, U is decreasing, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल यहां पे नेगेटिव है तो U डिक्रीज हो रहा है। ठीक, इसलिए ये जो A ऑप्शन है, A ऑप्शन अपना गलत हो गया। ये बोल रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज फ्रॉम x1 टू x2, तो A हमारा गलत हो गया। ठीक है ना, B देखते हैं, B चेक करते हैं। B में ये बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज फ्रॉम x2 टू x3, x2 ये रहा, x3 ये रहा। ठीक है ना, सेकंड वाला चेक करते हैं। तो सेकंड वाले में A ये रहा और B ये रहा। इन दोनों के बीच का सेपरेशन अभी कितना है? x2। थोड़ी देर में x3 होने वाला है, यानी कि बढ़ने वाला है। लेकिन x2 टू x3 तो ऊपर की रेंज में आता है ना यहाँ पे, और फोर्स तो ये अट्रैक्शन का होगा, यानी कि A को इधर खींचा जा रहा है और B को इधर खींचा जा रहा है, यानी कि सिस्टम A को इधर B को इधर खींच रहा है आपस में। लेकिन इनका सेपरेशन बढ़ रहा है, यानी कि B इधर जा रहा है और A इधर जा रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है? नेगेटिव। दैट मीन्स U फाइनल माइनस U इनिशियल इज नेगेटिव इनटू नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, यानी कि U फाइनल इज ग्रेटर देन U इनिशियल, तो U इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब B ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर C ऑप्शन चेक करें तो C ऑप्शन x3 से x4 तक है। भाई x3 से x4 भले ही कुछ भी है तो फोर्स तो अट्रैक्शन का ही है ना, फोर्स तो अट्रैक्शन का ही है, इसलिए C ऑप्शन भी सही है। अट्रैक्शन का फोर्स है, भले ही वो अट्रैक्शन का फोर्स कम हो रहा है पर फोर्स तो अट्रैक्शन का ही है ना। तो अगर फोर्स अट्रैक्शन का है और दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये इंक्रीज होगा, ये सही है। डी और चेक कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम x1 टू x2, तो x1 टू x2 हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये हाफ पार्ट तो बात सही है, इंक्रीजिंग फ्रॉम x1 टू एंड डिक्रीजेस फ्रॉम x2 टू x3। अब x2 टू x3 u इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीज हो रही है, तो ये डी ऑप्शन भी आपका सही है। तो सही आंसर क्या क्या है यहाँ पे? बी, सी और डी। ये लीजिए बी सी डी ऑप्शन आपके आंसर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी काफी कुछ एनालिटिक है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना और करना है। ठीक है ना, चारों में से कोई सा एक ऑप्शन सही है, सिंगल करेक्ट वाला है ये। अब देखिएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होता है, और बहुत ज्यादा ईमानदारी से करना है इसको। आपको जो लग रहा है बिल्कुल ईमानदारी से सोचना है। ओके, चलिए, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए भाई, इसने क्या बनाई है सिचुएशन, इसने ऐसी सिचुएशन बनाई है कि भाई यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये कोई सरफेस है ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पे एक वॉल है। बोल रहा है कि m मास यहाँ पे रखा हुआ था। अब इस m मास को हमने यहाँ से कितनी वेलोसिटी से धकेला है? v0 से।
ऐसे मारा और छोड़ दिया, तो वी नॉट वेलोसिटी से ये जा रहा है और वी नॉट वेलोसिटी से जाके ये कहीं यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये स्प्रिंग जो है ना, ये कंप्रेस हो गया होगा, यहाँ पे ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया होगा और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड को ये सब होते हुए दो लोग देख रहे हैं, दो लोग इसको देख रहे हैं। कौन कौन? एक तो ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है और एक मान लीजिए यहाँ कोई दूर खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, दो लोग इसको देख रहे हैं। दिस इज ऑब्जर्वर बी एंड दिस इज ऑब्जर्वर ए, ठीक है ना। अब इस केस में अगर ए ऑप्शन देखा जाए अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी, बी के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहा है ये, कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई अगर बी देख रहा है, बी को क्या दिख रहा है? बी तो खुद को स्टेशनरी मान रहा होगा, ठीक है ना। बी के हिसाब से जब बी यहां पे बैठा हुआ है और नीचे देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये वाला एंड तो स्टेशनरी दिख रहा होगा स्प्रिंग का। बी को बस यही लगेगा कि स्प्रिंग के इस वाले एंड को कोई इस तरफ धकेल रहा है, स्प्रिंग के इस वाले एंड को कोई इस तरफ धकेल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको तो स्प्रिंग कंप्रेस होते हुए दिखेगा। अब आप खुद देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के और इसको यहां पे कोई फोर्स दिख रहा होगा, ये वॉल, यहां तो वॉल है ना, ये क्या है? वॉल, वॉल की तरफ से ये फोर्स एफ दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखो, अगर इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो अगर ए ऑप्शन चेक किया जाए तो ड्यू टू पॉजिटिव वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। अब बहुत सोचने वाली बात है, अगर ए को मैं चेक करूं तो पहले स्यूडो फोर्स देखना पड़ेगा किस तरफ लगेगा। ड्यू टू नेगेटिव वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स, ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक पहले भी जीरो थी और अब भी जीरो है, ऑलवेज जीरो है ब्लॉक की वेलोसिटी। भाई ये जो एम मास का ब्लॉक है, अगर इससे पूछा जाए कि ये कितनी स्पीड से चल रहा है एम मास का ब्लॉक, तो ये तो इसकी स्पीड जीरो बताएगा। तो ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितनी है? ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। तो सी तो हो गया गलत, सी तो बिल्कुल गलत है। अब सी अगर गलत है तो ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल ही गलत होगा, डी भी गलत हो गया। तो ए और बी में से दोनों में से कोई सा एक सही होगा, अब या तो ए होगा या बी सही होगा, डोंट पॉजिटिव। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर इसको बोले कि हम ये किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठा है, डेफिनेटली एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठा है ये, और ये वाले वो फ्रेम है जो इधर की तरफ चलते हुए स्लो हो रहा है, यानी कि फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इस तरफ है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इस तरफ है। इसलिए इस इंसान को यहां पे इस जगह पे अगर इसको स्यूडो फोर्स दिखेगा, इस इंसान को अगर यहां पे स्यूडो फोर्स दिखेगा ना, यहां पे लगते हुए, तो स्यूडो फोर्स इसको इस तरफ ही दिखेगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स किस तरफ दिखता है? स्यूडो फोर्स दिखता है फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। अब आप खुद देखो स्प्रिंग पे, क्योंकि वॉल की तरफ से फोर्स थोड़ा ही दिख रहा है, वॉल की तरफ से दिखेगा ही नहीं उसको, वॉल तो सामने है, वॉल की तरफ से जो भी फोर्स लगेगा, ठीक है ना, स्प्रिंग का जो एंड है वो तो इसको इस तरफ आते हुए दिखेगा, लेकिन फोर्स क्या दिखेगा? कोई फोर्स लगाते हुए दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग ऐसा लगेगा कि इस वाले पॉइंट पे स्यूडो फोर्स इस तरफ लग रहा है, दिस इज स्यूडो फोर्स एफएस। अब स्यूडो फोर्स आप देखो, स्यूडो फोर्स लग किस तरफ रहा है? इस तरफ, और स्प्रिंग का ये एंड चलेगा किस तरफ? इस तरफ। इसलिए वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन होगा स्यूडो फोर्स का, और उसी की वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। आप खुद ही देख लो, तो बड़ा ही स्पेशल टाइप की सिचुएशन बनाई हुई है। तो बी ऑब्जर्वर को स्यूडो फोर्स उस तरफ आते हुए दिखेगा, लेकिन ये इस तरफ ऑब्जर्व होते हुए ऑब्जर्व होगा, तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या रहेगा? नेगेटिव। तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज हो रही है और स्यूडो फोर्स का वर्क भी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो गया?
ड्यू टू नेगेटिव वर्क डन, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया और ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि सुडो फोर्स का वर्क पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली बी इज करेक्ट। बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन माना जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, अगर यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डेप्थ देखी जाए क्वेश्चन की तो। ठीक है, चलिए, आई होप इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इससे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं आपको, इसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे। ये जो डायग्राम शायद आपका छुप गया होगा, डायग्राम मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ठीक है ना, डायग्राम में क्या है, एक स्प्रिंग लटका हुआ है ऐसे यूं, ठीक है ना, और इसके नीचे एक यहीं पे दूसरा स्प्रिंग दिखाया हुआ है ऐसे ही। ठीक है, और स्प्रिंग के नीचे एक इस तरीके का ब्लॉक लगा हुआ है। स्प्रिंग के इस वाले पॉइंट से, जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाली स्ट्रिंग यहाँ जुड़ी हुई है, और इस जगह से यहाँ से एक स्ट्रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये आपका डायग्राम, बस डायग्राम में यही इतना ही है। अगर उधर आपका डायग्राम नहीं दिख रहा है तो ये देख लीजिए, बताइएगा क्या आंसर है इसका। In the figure, two identical springs, each with a relaxed length of 50 centimeter and a spring constant of 500 Newton per meter, are connected by a short cord of length 10 centimeter. The spring is attached to the ceiling, a box that weigh 100 Newton. Hangs from the lower spring. The two additional cords of each of 85 centimeter long are also tied to the assembly. They are limp, slack. लिंप मतलब स्लैक। फर्स्ट, इफ द शॉर्ट कोड इज कट, दोनों के बीच की जो कोड है ना उसको कट कर देते हैं। ठीक है ना, सो दैट द बॉक्स देन हैंग्स फ्रॉम द स्प्रिंग एंड द टू लॉन्गर कोड्स। डज द बॉक्स मूव अप और डाउन, बॉक्स ऊपर या नीचे किस तरफ मूव करेगा ये बताना है, और कितना मूव करेगा ये बताना है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर मैं बताता हूं क्या करना है इसमें। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल स्प्रिंग विद ईच रिलैक्स लेंथ 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर रिलैक्स लेंथ इसकी है और 50 सेंटीमीटर इसकी है। ठीक है ना, एक शॉर्ट कॉर्ड है ये वाली इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर बीच की। ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना है, 500 इसका है, 500 इसका, और ये दोनों साइड में जो स्ट्रिंग बंधी हुई है ये तो यूजलेस है इस टाइम तो, जो क्योंकि लिम्प है, ये स्लैक है। तो भाई के इक्वलेंट इसमें हो जाएगा 1/500 प्लस 1/500 मतलब 1/250। तो के इक्वलेंट जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है ना, तो के इक्वलेंट अगर 250 हो गया तो भाई 250 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। ये बॉक्स कितना है, 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का, सॉरी। तो नीचे 100 न्यूटन का बॉक्स लटका हुआ है, तो दोनों स्प्रिंग मिलके कितना एक्स होगा इनमें से, 100/250। इससे ये कट गया 10.4 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो ये जो सिस्टम है ये 40 सेंटीमीटर स्ट्रेच होगा।
ठीक है ना। इसका मतलब भाई 10 सेंटीमीटर तो ये हो गया, वो सॉरी 20 सेंटीमीटर तो ये स्ट्रेच हो गया, और 20 सेंटीमीटर ये स्ट्रेच हो गया। के एक्स इज इक्वल टू एम जी, के एक्स इज इक्वल टू एम जी। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी अपॉन ए। वेट दे रखा है ना, बॉक्स का वेट 100 न्यूटन यानी कि 10 केजी का मास होगा ये। तो 100 को 2.4 यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर पूरा सिस्टम खींचा है तो 20 ऊपर वाला खींचा होगा, 20 नीचे वाला खींचा होगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई आप देखो, 150 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है इस टाइम। यानी कि ये असेंबली इस टाइम यहां से, ये असेंबली यहां से इस टाइम कितने सेंटीमीटर पे होगी, 150 सेंटीमीटर पे होगी। ये मुझे पता है। अब क्या किया, इधर वाली कोड कट कर दी और इधर वाली कोड कर दी। तो ये वाली कोड जैसे ही कट करेंगे हम, ये वाली कोड कट कर दी और इधर से ये वाली कोड कट कर दी, ठीक है ना। जब इनको हम कट करेंगे तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों कट कर दी और नहीं, ये दोनों कट नहीं की, सॉरी, ये दोनों कट नहीं की, बीच वाली कोड कट कर दी, ये वाली कट की है हमने। तो जब बीच वाली को कट करेंगे तो देखो ये असेंबली कैसे कन्वर्ट होगी, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये वाली जो है ये नीचे वाले स्प्रिंग से जुड़ जाएगी, यानी कि जो नीचे वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, इस पे एक स्प्रिंग जुड़ेगा ऐसे यू वाला, ये वाला स्प्रिंग आ गया और स्प्रिंग के एंड से ये स्ट्रिंग जुड़ी है, तो ये स्ट्रिंग अब यहां से यू जुड़ जाएगी। अब इधर की साइड क्या होगा, इधर ऊपर एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, उसमें ये वाली स्ट्रिंग जुड़ जाएगी। अब ये वाली स्ट्रिंग यहां जुड़ जाएगी ऐसे। तो अब आप देखो ये वाला पूरा सिस्टम ये कितना है 85, और इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है 50। ये कितना है नेचुरल लेंथ 50, और ये वाली कितनी है 85। लेकिन अब दोनों स्प्रिंग पैरेलल में आ गए, दोनों स्प्रिंग किस में आ गए, पैरेलल में। अगर दोनों स्प्रिंग पैरेलल में आ गए तो K कितना हो गया, K प्लस के, यानी कि 1000, ये हो गया K इक्वलेंट। तो K इक्वलेंट यानी कि 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू आ गई 0.1, यानी कि x आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ये बस 10 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो असेंबली है इसमें ये 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर 10 तो टोटल है, 5 इसको दे दो, 5 इसको दे दो, नहीं, हमने इक्वलेंट स्प्रिंग माना है। इसको क्या माना है, इक्वलेंट स्प्रिंग माना है, एक सिंगल स्प्रिंग माना है। तो एक सिंगल स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर खींचा है, तो 10 इसमें इंक्रीमेंट होगा, 10 इसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। तो अब ये कितना होगा, ये तो 70 होगा, ये 85 होगा। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर आप देखो पूरी की पूरी, ठीक है ना, तो ये 60 हो गया और ये 85 हो गया। ये हो गया 60 प्लस 85, तो ये हो गया 145, तो ये हो गया 145 सेंटीमीटर। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना है, कोई चीज यहां से 5 सेंटीमीटर नीचे थी, कितना है ये 5 सेंटीमीटर यहां से। अब नई इक्विलिब्रियम पोजीशन ये आ गई, ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आई है, तो ये नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आई है और वो नीचे 5 सेंटीमीटर, भाई वहां से 150 नीचे थी, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन 145 पे आ गई, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी और 5 और जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां से जब चलेगी ना 5 सेंटीमीटर तो 5 जाके रुकेगी और फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी। तो यहां पे ऑसिलेशन होंगे कितने के, 5 + 5 10 सेंटीमीटर की रेंज के। तो भाई ऊपर की तरफ चलेगा, ये किस तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर, तो अपवर्ड डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर ये शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज ऐसी लग रही है, तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। सेशन अब खत्म होने वाला है, ठीक है ना, तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, सेशन खत्म होने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ठीक है ना। 17 जुलाई से, ठीक है ना, 11th का बैच चलता है इमर्ज, ठीक है ना, उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है,
ठीक है ना। तो कुछ लोग जो अभी सोच रहे हैं 11th की कोचिंग करेंगे, वो 11th क्लास का ये वाला बैच स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दो चैप्टर उनके स्टार्टिंग के छूट गए, वो रिकॉर्डिंग से पूरे किए जा सकते हैं और उनको मैं पूरा गाइड कर दूंगा किस तरीके से पूरा करना है। तो 17 जुलाई में इमर्ज बैच, जो कि 5:30 PM पे जिसकी क्लास होती है, ठीक है ना, उसमें स्टार्ट होने वाला है बैच। नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। तो यहां से आप अपनी इसमें स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही परफेक्ट तरीके से चल रहा है ये बैच, ठीक है ना। और दूसरा यहीं पे 24 जुलाई से 12th का जो बैच है इवॉल्व, ठीक है ना, जो कि 3:30 पे होता है। उस बैच में एडवांस प्रॉब्लम पे न्यू, समझ लीजिए, न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये समझ लीजिए न्यू चैप्टर है ये, ठीक है ना, एडवांस प्रॉब्लम, जो कि 4 लेक्चर्स का है। इसमें 4 लेक्चर होंगे। 4 लेक्चर में मैं एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स, जेई का जो एडवांस है, जेई एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कौन कौन से चैप्टर पूरे होंगे? ईएमआई, एसी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। इन 4 टॉपिक पे मैं 4 लेक्चर लूंगा, ठीक है ना। इन दोनों के 2 लेक्चर होंगे, ईएमआई एसी के, और 2 लेक्चर इनके होंगे। इन दोनों लेक्चर्स में, मतलब चारों लेक्चर्स में एडवांस लेवल की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा और एक क्लास 1.5 घंटे की होगी। तो बड़ा ही छोटा कोर्स है ये, जिसमें इन 4 चैप्टर की एडवांस लेवल की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो उससे आपका एडवांस की भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर, बाय बाय। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।